Good evening and welcome to Gunner Shot and welcome to the Casa Dialogues. आज हमारे साथ एक बहुत माने हुए अधिकारी हैं जो हमारे साथ आज कासा डायलॉग्स के ऊपर अफगानिस्तान ट्रेल यानी अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे। वो है मेरे पुराने दोस्त और मेरे पुराने सीनियर और पुराने वेस्टर्न आर्मी कमांडर जनरल के जे सिंह। जनरल के जे सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू जन शंकर, आपने मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें बोली हैं और मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि जब जन शंकर एंकर होते हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू अफगानिस्तान इज अ सब्जेक्ट which is quite close to my heart because I did my MPhil dissertations related to this subject, and through Jan Shankar and you, to all of you, I want to thank you because every time you come up for such a dialogue, जब आप ऐसी बात करने के लिए लोगों से मुखातिब होते हैं या उनसे के सामने होते हैं तो आपको पढ़ना पड़ता है। और पढ़ना एक बड़ी फौजी के लिए बहुत लेजी होते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आपकी वजह से आई कुड अपडेट माई सेल्फ, सो थैंक यू, ग्रेटफुल टू यू। थैंक्स अ लॉट सर। मैं सब जो इस वीडियो को आज लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, मैं बताना चाहता हूँ जनरल के जे सिंह जो हैं वो वेस्टर्न आर्मी कमांडर रह चुके हैं और माने हुए अधिकारी हैं और माने हुए सोच विचार करके बोलने वाले हैं, राइट। और मेरे से सीनियर थे। हमने साथ हायर कमांड कोर्स किया था और उस हायर कमांड कोर्स में इनका डेजर्टेशन था अफगानिस्तान, राइट। और इसी के ऊपर उनका ये डेजर्टेशन और थीसिस के ऊपर इनको एमफिल किया था इन्होंने। पर खास बात ये है, ये उन दिनों की बात है जब 9/11 हुआ था और हमें कुछ अफगानिस्तान और अफगानिस्तान का क्या है, ये तालिबान वगैरह वगैरह के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं था। और उन दिनों में इन्होंने जो रिसर्च किया और अफगानिस्तान के बारे में बोला, हम तो वी वर एजुकेटेड, राइट। और इसीलिए जब उस चंद दिन पहले मैंने उनको बोला कि भाई आप गनर शॉट में आइए और बात कीजिए हमारे साथ, तो उन्होंने बोला क्या सब्जेक्ट ले। मैंने कहा अफगानिस्तान, क्योंकि आपका जो योर इन डेप्थ नॉलेज ऑफ अफगानिस्तान इज नॉट लेटेस्ट, it goes 20 years back. After all, it's now 20 years since we did that course. And we were young colonels then, budding colonels. Right? और with this, मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। आप सबको पता है अफगानिस्तान तो है ही प्रॉब्लम का इलाका, आज के दिन नहीं, सदियों से ये प्रॉब्लम का इलाका है। और अगर मैं आप इन कॉन्टेक्स्ट डालूं तो इट्स ऑलवेज बीन कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, right? And at this point of time Afghanistan is in the grip of Taliban, ये सब हमें पता है। और पाकिस्तान का बोलबाला इसमें बहुत है क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं और पाकिस्तान खुद प्रॉब्लम में है और अफगानिस्तान में जो भी होगा वो पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ेगा और पाकिस्तान के ऊपर जो भी होगा अफगानिस्तान के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। और आपको पता है कि इंटरनेशनल फोर्सेस और यूएस ने अफगानिस्तान को छोड़ के चले गए, लंगड़ा छोड़ के चले गए, जिस तरीके से कार्टून में दिखाया जा रहा है, राइट। और चाइनीज जो आने चाहते हैं अफगानिस्तान को, हरियाली लाना चाहते हैं, पर उनका खुद का अपना अपना क्या एजेंडा है और वो पाकिस्तान के जरिए और तालिबान को पैसा देके अंदर आना चाहते हैं। और ये सब हमारा सिक्योरिटी और हम इफेक्ट करता है। और ये कुछ मुद्दे हैं जिसके बारे में मैंने सोचा कि जनरल के जे सिंह साहब बात कर सकते हैं, उनके साथ हम डायलॉग कर सकते हैं। सर, सबसे पहले योर टेक ऑन दिस बिजनेस ऑफ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स एंड द ओवरऑल सिचुएशन इन अफगानिस्तान, उसके बारे में उसके बाद हम बात कर सकते हैं। जनशंकर, जो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है और जिस तरह की हम
सब में ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और हम इसको अगर क्विकली देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि किंग जाहिर शाह से रशियंस आए, रशियंस का बहुत नुकसान हुआ, उनको हटाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद लेकर मुजाहिदीन तैयार किए और उसमें तालिबान 1.0 आया। पहले तो मुजाहिदीन थे और फिर उसके बाद में उनको हटा के तालिबान आ गए। फिर 9/11 हो गया और उसके बाद में जो अमेरिका ने दोबारा इंटरवीन किया और इंटरवीन करके अमेरिका यहाँ रही 2 दशक तक, टू डिकेड्स, 20 years or so, lost about 2,400 soldiers. The international forces lost about 1,200 soldiers. Private security contractors, varying estimates, some say about 800, some say 3,000. So huge, big expenditure done. And then suddenly they left. And they left after there was some kind of realization by 3 presidents in succession, starting with Barack Obama, going on to Trump, and finally Biden. They all felt we have to exit Afghanistan. So very few have ruled this area. बहुत कम लोगों ने वहां पर रूल किया है, लेकिन हम इस डायलॉग को वहां से पिकअप करें जहां पर अमेरिकन ने जाते वक्त एक उम्मीद जगाई और बोला अब तालिबान 2.0 होगा। जो तालिबान 1.0 है वो नहीं होगा, 2.0। सो 2.0 को आज लगभग 20 मंथ से ज्यादा हो चुके। They have तो broken the shackles of slavery. क्या वो 2.0 बने? ये सवाल हमको सबसे पहले टैकल करना चाहिए। देखिए, जब अमेरिकन गए तो उन्होंने 3 चीजों के ऊपर वर्ल्ड को एक एश्योरेंस दिया। फर्स्ट, दे सेड देयर विल बी नो टेररिज्म फ्रॉम सॉइल ऑफ अफगानिस्तान। सेकंड, दे सेड द बेसिक ह्यूमन राइट्स विल बी रिस्पेक्टेड। एंड थर्ड थिंग दे सेड इज कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी होगी। तो हैव ऑल दोज 3 पैरामीटर्स बीन मेट? इस सवाल का जवाब हमको अपने आज के डायलॉग के फर्स्ट पार्ट में ढूंढना चाहिए। देखिए, Right. अगर हम टेररिज्म की ही बात कर लें तो आपने कुछ महीनों पहले पढ़ा होगा, सुना होगा, टीवी पे कुछ विजुअल भी आए थे कि आयमान जवेहरी जो कि अमीर उल मोमिन थे, ओसामा बिन लादेन के बाद बने थे, उनको हकानी के घर में, हकानी फैमिली के घर में, काबुल शहर में ड्रोन की मदद से उनको मारा गया। तो टेररिज्म खत्म तो नहीं हुआ, उल्टा उसको शह दी गई कि आप कहीं छुपे हुए हो, आप आके काबुल में रह लो। और अभी भी आईसिस केपी, इस्लामिक स्टेट खारासान प्रोविंस एक्टिव है। हमारे गुरुद्वारे अटैक हुए हैं, जो कि करते परवान गुरुद्वारा था, कई बार अटैक हुआ है वो। और उसके अलावा वहां पर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो भी एक्टिव है और पाकिस्तान उससे बहुत बुरी तरीके से परेशान है। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से देखें, तालिबान के व्यू पॉइंट से, तो तालिबान का जो रेजिस्टेंस फ्रंट है एक वो भी है जो पंचर वैली में अहमद शाह मसूद के बेटे और अमीर साले जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे उनकी लीडरशिप में है। लेकिन वो, अगर हम पटाखे की भाषा का इस्तेमाल करें तो फुस हो गया, वो चला नहीं। The neighboring nations have not given its support. तो और इंडिया भी नहीं कर रहा। तो इस हालात में टेररिज्म तो अभी भी एक्टिव है और ये वर्ल्ड के लिए एक वरी है। लेकिन क्या करते हैं, पीरियोडिकली तालिबान वाले
एक दो ऐसे इंसिडेंट करते हैं, एक दो ऐसे रेड करते हैं, जैसे उन्होंने पिछले हफ्ते ही करा, 3-4 आईसिस के बंदों को मार दिया, तो वो फिर न्यूज में आ जाता है, अल जजीरा में, 3-4 चैनल्स में। वर्ल्ड को थोड़ा रीअश्योरेंस देते हैं और उसको टाइम भी करते हैं, नेगोशिएशन से पहले या फाइनेंशियल डिमांड से पहले वो ऐसा एक एक करते हैं, ऐसा एक कारनामा करते हैं, ऐसे कह लें। सम एक्ट दैट स्टेज करते हैं, एक्चुअली करते पूरी तरीके से नहीं है। अगर वो चाहे तो वो आईसिस के कुप्पी को खत्म कर सकते हैं अफगानिस्तान से। और इसमें चाइना की भी बरी है। चाइना के खिलाफ जो टेररिस्ट ग्रुप है, ETIM, उज्बेकिस्तान के खिलाफ IUM, वो सब नदर्न अफगानिस्तान में शेल्टर लिए हैं। इंडिया का कनेक्शन यहाँ पे आ जाता है कि आईसिस केपी में पहले कुछ लोग जो गए थे वो केरला से गए, तो एक वो भी वरी का सब्जेक्ट है जो हमको अपने फोकस में रखना चाहिए। द सेकंड इशू इज अबाउट ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को अमेरिका और दूसरी कंट्रीज ने डिफाइन जब किया तो उन्होंने शर्तें ये रखी कि विमेन को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, बच्चों को लुक आफ्टर किया जाएगा, कोई बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी, नो रिप्रेजल्स, और जो कानून है वो थोड़ा थोड़ा ठीक तरीके का होगा। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग अफगानिस्तान को देखते हैं तो हम उसको उस नजरिए से देखते हैं जैसे हमारे देशों में होता है। अफगानिस्तान में सर्टेन लेवल ऑफ वायलेंस इज एक्सेप्टेबल। विमेन कैन नेवर होप टू बी फर्स्ट क्लास सिटीजन। प्रॉब्लम ये है कि उनको सेकंड या थर्ड क्लास होने दिया जाएगा कि नहीं। तो करंट सिचुएशन इज कि दे आर ओनली अलाउड टू अटेंड प्राइमरी एजुकेशन। सेकेंडरी के बारे में अभी डाउट है कि अलाउ होगा कि नहीं होगा, और यूनिवर्सिटी तो अभी बैंड है। इसके ऊपर तालिबान में काफी इंटरनल प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है। एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी अबाउट 1 वीक बैक, जिसमें जो मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन है उसका हाथ तोड़ दिया गया। अफगानिस्तान में हो जाता है ऐसा। पहले भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें मुल्ला ब्रदर की पिटाई तो ये तालिबान 2.0 का कैबिनेट मीटिंग 2.0 धमाका था, जिसमें उन्होंने हायर एजुकेशन मिनिस्टर की पिटाई कर दी और उसका हाथ तोड़ दिया बेचारे का। सुना यह जा रहा है कि जो तालिबान के मॉडर्न लुकिंग लीडर्स हैं, जैसे कि मुल्ला ब्रदर हो गया, इवन हक्कानी टू सम एक्सटेंट दे आर सेइंग, उसके साथ में जो याकूब है, जो मुल्ला उमर का सन है, जो डिफेंस मिनिस्टर है, ये लोग ये फील करते हैं कि एजुकेशन को डिनाई नहीं करना चाहिए। वैसे अंदर की बात यह है कि बहुत सारे लोग अपने लड़कियों को पाकिस्तान भेज एजुकेशन की, ईरान भी भेज देते हैं, और उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान भी भेज देते हैं। इसके अलावा जो नदर्न प्रोविंसेस हैं और जो ईस्ट वेस्टर्न है, ईरान के साथ जो है इराक, जो नॉर्थ में है, जहाँ पे ताजिक उज्बेक्स रहते हैं, वहां पर स्कूल चलते रहते हैं। वहां पे तालिबान की इतनी चलती नहीं है, तो वहां पे थोड़े स्कूल चलते रहते हैं। और हमको ये बहुत एक तरह से सलामी देनी पड़ेगी तालिबान की। जो कुछ विमेन है, उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन भी शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा कि चलो यार, कोशिश ये मत करो कि विमेन को सारे राइट मिल जाए, पर बेसिक एजुकेशन तो उनकी चलती रहे, स्किलिंग तो होती रहे। तो इसके लिए क्या ऑनलाइन एजुकेशन करनी चाहिए? तो ये दीज आर सम क्वेश्चंस जो कि वर्ल्ड को एड्रेस करने पड़ेंगे। तीसरा जो प्लैंक था वो था स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी को अमेरिकन्स ने ऐसे डिफाइन किया कि इसमें डेमोक्रेसी होगी, इंक्लूसिविटी होगी, और पब्लिक को बेनिफिट्स मिलेंगे। वो क्या रहा? पहली चीज, डेमोक्रेसी तो भूल जाना चाहिए।
क्योंकि मेरा ये व्यू है कि हम वेस्टर्न नजरिए से वहां डेमोक्रेसी को ना ढूंढें, ना तलाश करें। अगर डेमोक्रेसी आएगी तो वो सऊदी टाइप की या ईरान टाइप की ऐसी डेमोक्रेसी होगी जिसमें कोई मजलिस होगी, शूरा होगी, जिरगा बैठेंगी और इस तरह की होगी। मतलब उसको हम स्टैंडर्ड डेमोक्रेसी सोचे, ये मुश्किल है मेरे ख्याल से, अभी तो मुश्किल है। तो ट्रांजिशन could take place in steps. We could think of that. In Yeah, our so desire to impose democracy, ये ना हो कि हम तालिबान से पूरा कनेक्शन ही लूज कर जाए। तो right. ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो अभी क्या है कि जब ये रिजीम बना, अब आपको ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, 20 months हो गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट इज कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट, इट्स नॉट अ प्रॉपर गवर्नमेंट। It's not a government, it's not recognized also. इट इज रिकग्नाइज तो है ही नहीं, पर अंदर से भी वो उसको Interim इंटरिम ही रख, government. Right. क्यों रख रहे? क्योंकि So, जब so शुरू में इनके पहले अमीर उल मोमिन बने हैबतुल्ला अखुंडजादा, good. उनके बारे में ये कहा जाता था कि ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है, क्वेटा शुरा से आया है, इसको रिलीजन का पता है। लेकिन वो बंदा कमाल का निकला, मतलब कमाल का अजीबो गरीब निकला। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ये था कि एक रहबरी शुरा होगी जो कि स्टीयरिंग काउंसिल का इक्विवेलेंट होगी। ईरान में भी कुछ ऐसा है, तो उस तरह की शुरा होगी। और फिर एक एग्जीक्यूटिव शुरा होगी जो कि काम काज चलाएगी। उस हैबतुल्ला अखुंडजादा ने रहबरी शुरा को फेल चलने नहीं दिया, वो खुद ही सारे हुक्म दे रहा है। और उसी की वजह से जो बाकी लोग एजुकेशन लाना चाहते हैं वो नहीं ला पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है, देखिए अफगानिस्तान जब बना था, पहला लीडर था मुल्ला उमर जो कि वन आइट था, सब लोग उसको जानते, थोड़ा लंगड़ा भी था। सेकंड था मुल्ला मंसूर जिसको अमेरिकन ने ड्रोन से मरवा दिया। अब लोग ये कहते हैं कि मंसूर वाज मच बेटर देन दिस अखुंडजादा। Aybatullah. Okay. अखुंडजादा has proved to be very autocratic, and that's why Afghanistan is becoming autocratic theocracy. Right. अच्छा, अभी हम थोड़ा सा और आगे चले तो क्या है कि सेकंड प्लैंक था इंक्लूसिविटी, कि जो लीडर निकल गए, जैसे कि हमीद करजाई थे पुराने प्रेसिडेंट, जैसे डॉक्टर अब्दुल्ला थे, ये लोग अभी भी काबुल में रहते हैं। और कुछ लोग और जो ताजिक और उज़्बेक है और जो शिया है, क्योंकि अफगानिस्तान में पश्तून अराउंड 55% ही है, ज़्यादा नहीं है, 50, कुछ लोग कहते हैं 45 भी है। और ताजिक 25-30 है, उज़्बेक है, शिया हज़ारा है, इस्माइली हैं, तो कई ट्राइब्स हैं। तो उनका रिप्रेजेंटेशन का क्या होगा? क्या किया है तालिबान ने? देखिए, अखुंडजादा तो बैठे रहते हैं कंधार में, कंधार उनकी रिलीजियस सीट है। जैसे सिख्स की सीट अमृतसर में है, या हिंदूज की कोई सिटी काशी ले लो, या Yeah. बद्रीनाथ, Got इस it. तरह की एक उनका रिलीजियस, या अगर आप ईरान में चले जाओ तो कौम है एक इराक में, ऐसी सिटीज होती हैं। तो उनकी सिटी कंधार है जहाँ से रिलीजन चलता है उनका, और एडमिनिस्ट्रेशन चलता है काबुल से। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ काबुल में जो एक प्राइम मिनिस्टर बिठा दिया, वो उन्होंने बिठा दिया एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद हसन अकुन। वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, वो काफ़ी इनएफेक्टिव सा है। उसके नीचे उन्होंने 3 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा दिए। एक तो लगा दिए मुल्ला ब्रदर, अब्दुल गनी ब्रदर। दूसरा उन्होंने लगा दिया एक अब्दुल सलाम हनाफी, ये जाति से उज़्बेक, उसको दिया कुछ नहीं है लेकिन एक उज़्बेक नेम के लिए शारिक लगा कर दिया, या हाँ, बैलेंस के लिए। हाँ, और एक अब्दुल करीम भी पश्तून लगा दिया। अब शिया नहीं है, ढूंढ रहे लोग हजारा शिया कहाँ आएगा। एक जो इनका जो आर्मी का चीफ है वो करीफ हसीउद्दीन, वो एक ताजिक है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ बैलेंस दिया है।
लेकिन रियल इफेक्टिव गवर्नेंस अभी भी पख्तून्स के हाथ में. Right. So can we hope for more inclusivity? Question mark. I cannot. Uh, but what we must draw lesson is India has done a good thing by opening its channels to the The Pashto. oh, पहले right. हमारे So नहीं होता. we'll talk of that a little later. Okay, okay, So sir. what actually you've given a very nice picture. आपने पूरा overview दिया है, right? Uh, Not many things which were promised when Taliban 2.0 came into play have been brought in, but ये ज़्यादातर it's all environmental. This is the maximum you can get out of this system, which has evolved, right, based on theocracy. There's no democracy we cannot think of. It will be still by the rule of the gun and the rule of the religion. And with the ethnic composition the way Afghanistan is, this is the most inclusive you can get. They will never, it has now been proven after 22 months that they will not allow Afghan women to, be part of a society in an equal manner. But Afghan women have in him to do what they want to do and they're trying to do, right? Terrorism has not gone anywhere. It is still there. The fonts of terrorism are still there. And that comes up with sporadic violence. And they have terrorists of all hues who can hurt everyone around, whether it is Iran, whether it is China or Pakistan, right? So everyone. So that is the larger picture. आपने अच्छी तरीके से बता दिया. और ये मेरे ख्याल में और ये I mean what is proven is that this will not change. This thing will not change. Right. When this is not going to change, before we get to the Indian thing, I'd like to discuss Pakistan. क्योंकि पाकिस्तान जो है हमारे पड़ोसी वो खुद it's going down the chute. And it was Pakistan who put this government in place. And वो Imran Khan का famous saying, breaking the shackles of slavery. And they put Taliban in. They thought that Taliban will give them whatever strategic space or whatever they wanted out of that. That at least their backside will be, or the rear of Pakistan will be, secure. But हम क्या देख रहे हैं कि the actually today the real front of Pakistan is towards Afghanistan, and India is their secure front, right? And their maximum problems are from TTP, who have their bases across within on either side of the Durand line, and they're happily going away. And we had this great statement from Taliban who said, "Acha, you want to disarm TTP? Please finance them first, right?" And things like that. And so, where do you see this equation going with Pakistan? Because Pakistan has interest in Afghanistan and things are going, and we have interest in this Afghanistan-Pakistan equation. See, Jan Shankar, uh, when you have a society where you have extremists, so the only way you can gain relevance is competitive extremism. If suppose, like you take the example of our own Punjab, there is a Kali Dal and there is a Kali Dal Panthik and there is a Kali Dal something else. Every time somebody takes a little more extreme position and tries to become relevant. So similarly in Afghanistan, why Taliban is behaving the way it is behaving? Because moment it tries some moderation, ISIS KP becomes more relevant. So Tehreek Taliban Pakistan also takes a very, very extremist position. It feels that Pakistan is not being governed as per Sharia. शरीयत के थ्रू वो चल ही नहीं रहा, वो मानते ही नहीं इस चीज. एंड वो देखिए जब तालिबान 2.0 इंस्टॉल हुआ तो फैज हमीद जो कि उस टाइम पर आईएसआई के चीफ थे वो काबुल में थे. उन्होंने सारा कुछ ये गेम चला. अमेरिकन तो ये प्लान बना के गए थे कि सारा रूल मुल्ला ब्रदर के पास होगा और मुल्ला ब्रदर सब कुछ कराएगा. लेकिन मुल्ला ब्रदर को उन्होंने साइडलाइन करा दिया और हक्कानी के हाथ में बहुत सारी पावर थी.
तो Pakistan has always tried to orchestrate the things in Kabul अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो तालिबान मेन है उसके रिलेशंस इतने ज़्यादा डीप है कि वो एक दूसरे से डाइवोर्स तो कर ही नहीं सकते बिकॉज एंड इन एनी केस जो आदमी टेररिस्ट होता है उसकी एक कोर कॉम्पिटेंसी होती है बॉम्ब बनाना, फिदाइन कर देना, इस तरह की। तो लेवल तो वो बदलता रहता है। बहुत सारे लोग पहले एलईटी में थे, फिर आईसिस केपी में चले गए, बीच में तालिबान में रह लिए, लोकल कमांडर से लड़ाई हुई, कोई दूसरे पंगा में हो चले। गया, हाँ, कभी औरत के विषय पे हो गया, सब्जेक्ट के ऊपर हो गया, कभी ट्राइबल हो गया कि तुम इस ट्राइब को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है इसमें, तो छोड़कर दूसरे में चला गया। दे आर नॉट सो आइडियोलॉजिकली कमिटेड। सो टुडे द सिचुएशन इज दैट पाकिस्तान इज इंडीड वरीड because the border between Pakistan and Afghanistan is very flimsy. It is more flimsy than McMahon line between India and China. Because Durand line को कभी अफगानिस्तान ने रिकॉग्नाइज ही नहीं की, कभी ये रिकॉग्नाइज। मैप ये मैप दर्शाता है जो आप बोल रहे और हैं। जो ट्राइब्स हैं वो दोनों साइड के ऊपर स्प्रेड है। अगर आप देखो तो खैबर, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, स्वात, मलकंड, ये सारे ट्राइबल एजेंसीज थे, ये डिफरेंट ट्राइब्स के। कोई मैसूर ट्राइब है, वो इधर भी है, वो उधर भी है। अच्छा, और पिछली बार जब तालिबान 1.0 बना था तो बहुत सारे लोग फेडअप हो गए थे पाकिस्तान में। वो अपने केसेस पाकिस्तान से लेकर पेशावर से और दूसरे एजेंसी से वो उधर चले जाते थे, जलालाबाद चले जाते, वहां पर अपनी सुनवाई कराते थे, क्योंकि ट्राइबल लॉ तो एक ही है, यस। पश्चिम वाली, उसी पे चलता है सब कुछ। तो पाकिस्तान को केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज तालिबान की एक यूएसपी है, चाहे कुछ भी हो, तालिबान के नीचे करप्शन कम होता है, बहुत कम होता है। तो टुडे इफ तालिबान इज फाइंडिंग सम एक्सेप्टेंस इन अफगानिस्तान, वो मेनली इस वजह से है कि पुराने रिजीम के बदले में करप्शन बहुत कम है। आपने खुद ने सुना होगा कि जो पिछला प्रेसिडेंट था अशरफ गनी, वो जब भागा हाँ, था वो पैसा लेके चला गया। उसकी गाड़ी में से पैसा ही पैसा। तो ये चीज तालिबान की बहुत पक्की है। और जो जस्टिस होता है बहुत स्विफ्ट होता है, तो इधर के ट्राइब्स भी उससे इफेक्ट होते हैं। तो पाकिस्तान इज नाउ इन फॉर वेरी सीरियस ट्रबल। आप सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं उन सब में प्रॉब्लम है। हम बहुत कम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में भी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर जो है उसमें भी डिफेंस लाइन है, उसमें भी मोटर फायर हो जाता है। वहां पर एक ईरान का प्रोविंस है जिसका नाम है सीस्तान। सिस्तान बलूचिस्तान। प्रोविंस में पूरी इंसर्जेंसी चल रही है और पूरा ईरान शिया है, सीस्तान प्रोविंस सुन्नी है, वहाँ ऑयल भी है, गैस भी है। तो इसलिए मेरे व्यू में पाकिस्तान इज इन फॉर सीरियस ट्रबल। देर इज प्रॉब्लम इन बलूचिस्तान और सिस्तान और वो, और इधर भी, क्योंकि आफ्टर ऑल ये अखुंडजादा तो क्वेटा में रहता था, क्वेटा शुरा में, और बहुत सारे तालिबानी यहाँ पढ़ते हैं। और खटक में एक पूरा एक यूनिवर्सिटी है जिसको समीउल्लाह चलाते थे, वो तालिबानों की यूनिवर्सिटी। ये सब लोग अपने नाम के आगे तालिबान वहीं से लगाना शुरू किया उन्होंने। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वो वैसे ही बुरी हालत में है। वहाँ पर तो कितनी देर से एजिटेशन चल रहा है। वो चाहते हैं कि डिफरेंट पख्तून प्रोविंस बने, उसी तरीके से बाल्टिस्तान और जीए सिंध में। सो पाकिस्तान इज, अच्छा, ड्यूरेंट लाइन के ऊपर अभी फेंसिंग शुरू हो गई, फेंसिंग हो रही यस। है। एक तरफ तो आप कहते हो कि
अरे एक सबसे बड़ी चीज जो सामने आई है, जो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, कि दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सपोर्ट में उम्मा नहीं आया। देखिए, इनकी कोर फिलॉसफी ये होती है, जिससे ये लोगों को पागल बनाते हैं, कि हम एक कैलिफेट बना लेंगे और एक इस्लामिक ब्रदरहुड है उम्मा, वो हमारी सपोर्ट करेगा, उम्मा हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। तो पाकिस्तान के साथ उम्मा कहाँ खड़ा हुआ? नहीं खड़ा Right. हुआ। सऊदी So अरेबिया what? ने नहीं किया, यूएई ने नहीं किया, अफगानिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। Right. तो So दीज आर डेंजरस टाइम्स। yeah. So आपने जो बताया है, it's very clear that Pakistan will remain destabilized. It will remain destabilized because of TTP and its activities and the Pashtun insurgencies this side of the Durand line. The Baluchistan rebels who are active this side and the other side of in Iran, in Sistan, Baluchistan also there are problems. ऊपर NFWP जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में वहां भी प्रॉब्लम है. बट व्हाट आई वुड लाइक टू हाईलाइट एंड ऐड टू व्हाट यू हैव सेड कि Pakistan will remain destabilized, but there is no case of it balkanizing along this line because the strength is not there in this to break up Pakistan. So Pakistan will remain in this area of high instability, and its prime unstable border will be the western border. Am I right in saying that? No, Jan Shankar, you have flagged the issue correctly. There have been exchange of fires on Torkham. Torkham is the border post, जैसे हम Yes. बागा कहते हैं. Different places. There have been cross-border raids which have taken place. Pakistan has threatened. Actually, लोग कहते हैं कि जवाहिरी को जो ड्रोन का अटैक हुआ है, वो ऐसे कैसे हुआ? मतलब इंटेलिजेंस It's कहाँ gone से from हुई? Pakistan. पाकिस्तान ने दी है. तो इन कंट्रीज में क्या है कि एक बड़ी सिनिस्टर सी बात है. अफगानिस्तान का सबसे बड़ा लेवरेज ये है कि उसके पास सारे टेररिस्ट ग्रुप है. तो चाइना को भी डरा के रखते हैं कि अगर तुमने ज्यादा चू चू की तो हम ईटीआई को No. अनलिस्ट करेंगे. Yeah. तो So fine. सारी कंट्रीज चाहते हैं कि टेररिज्म को कहीं ना कहीं कैप के नीचे रखा जाए. Right. इसीलिए So तालिबान के साथ सब एंगेज करना चाहते हैं. right. पाकिस्तान के केस में जनशंकर जैसे आप बता रहे हैं, इट इज रीपिंग ह्यूज बिग बेनिफिट्स ऑफ जियोग्राफी. वो लोकेटेड ही ऐसी जगह पे है कि उसको वर्ल्ड फेल नहीं होने देगा. Right. So किसी ना किसी we'll leave लाइक Pakistan as it is. Now let's understand the Chinese angle. The Chinese thought they will come into Pakistan, Afghanistan, exploit all the minerals, and they were building a pie in the sky, right? Even that copper mine which they took near the Uzbek border, it has not gone far. They've not been able to draw anything out. And what one has seen is they want to get Afghanistan into this Belt and Road initiative, which they have not been able to do. Or there have been attacks on the Chinese. So is Mohol and China always wanted to enter Afghanistan through Pakistan, and that's what it was doing before this whole story was happening. In this kind of a setting, आप कहाँ आप क्या देखते हैं कि चाइना का इंटरेस्ट क्या होगा अफगानिस्तान में आगे, और वो क्या करेंगे अफगानिस्तान में, और उनका क्या फ्यूचर है अफगानिस्तान के अंदर? सी जनशंकर, चाइना इज वेरी रेटिसेंट काइंड ऑफ प्लेयर. चाइना एक बहुत केयरफुली सोच के अपनी फोर्सेस को कहीं भी लगाएगा. वो ऐसे तो लगाता नहीं है. इज नॉट सच सो मच इन अ हरी. तो चाइना ने आयांक में कॉपर माइंस का लीज ले लिया, और गोल्ड की भी कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है काफी सीरियसली. एक कैनेडियन कंपनी है, चाइना भी इन्वॉल्व है. तो चाइना ने, बट चाइना ये कभी भी रेडी नहीं है कि वो अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दे. एक्चुअली वर्ल्ड वेट कर रहा है कि कब चाइना ऐसी मिस्टेक करेगा कि वो अपने ट्रूप्स को फिजिकली डिप्लॉय कर. नहीं कर रहा और करेगा भी नहीं. तो और चाइना के लिए मुश्किल ये आ रही है कि जो आईसिस केपी है, वो क्या कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में अब चाइनीज और रशियंस को टारगेट कर रहे हैं.
उन्होंने जिस होटल को अटैक किया उसमें चाइनीज रहते थे, चाइनीज बिजनेसमैन और ये सब आके रहते थे। इसी तरीके से अगर आप सीपैक को देख लो, तो हालांकि पाकिस्तान ने 2 डिवीजन रेज की, 34 But they're 44, still being attacked. फिर भी तो चाइनीज अटैक हो रहे हैं। Yeah. तो चाइनीज, और चाइनीज अटैक के लिए पाकिस्तान को कंपनसेशन देना पड़ा। हाँ. तो ये जो इस तरीके से हम बाहर से जो लोग लाते हैं, अगर वो लोकल एजेंडा को नहीं लेकर जा रहे हैं और ट्राइबल कल्चर में हम सब कुछ बदल देना चाहते हैं, समवेयर आई फील चाइना वुड हैव टू बी वेरी केयरफुल। चाइना की प्रॉब्लम यह है कि चाइना विल ऑलवेज हैव टू समहाउ कीप तालिबान ह्यूमन by giving them financial bailout, by helping them, because Taliban has that ultimate leverage of reigniting insurgency in Xinjiang. जो ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, उसकी रूट अफगानिस्तान में है। या इसमें तो जस्ट आप नॉर्थ देखिए, सब ये जो काबुल ताजिकिस्तान के राइट में जो भी है सब कुछ जिंजियांग है, और वहां से ये ETM इज क्वाइट एक्टिव, एंड दैट्स व्हाट जनरल केजे इज सेइंग. प्लीज सर, गो अहेड. so there is, and problem is that America is ready to wait out. See, when this peace process started, it's a very amusing story which I can share with your viewers. या प्लीज गो अहेड. The Doha dialogue was there. India was told to stay out. Please don't come near it. Pakistan had laid down a condition. So then, after Americans got a shock when American plot failed and they did not agree to America, then they started another process called as extended Troika. Troika was US, China, USSR. They brought in Pakistan. And when India tried to go there, Russia, which is now trying to come to India, said no. Stopped us. India का क्या interest है? India का क्या leverage है? So India was told to stay out. Americans tried to make another formulation where they tried to bring in Afghanistan, Uzbekistan, India, and themselves, which also didn't come out. Turkey was also trying, which also, because Turkey was guarding Kabul airport. So Turkey, Bagram was being guarded by Turkey. So Turkey had some, जिसको आजकल हम तुर्की ही कहते हैं. So Turkey. Turkey had some leverage in Afghanistan. So in this situation, today the flux is such that people are now increasingly looking at India. They are saying that India should also play some role, which we'll talk later. Yeah. But I personally feel that lots more have to play out in this game. This game is still going on. It's not as if Americans have lost interest. America is giving drip. Financial aid is coming in drip form. आप सबने सुना होगा $7 billion होते थे अफगान गवर्नमेंट के, उसको फ्रीज कर लिया गया. 3.5 को एक ट्रस्ट में डाल दिया गया, जो 9/11 के जो विक्टिम्स थे उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए. एंड 3.5 is still in a trust through which it was felt money will be brought to Afghanistan so that they don't have a humanitarian crisis. जैसे मैंने आपके व्यूअर्स को बताया कि अफगानिस्तान का एक लेवरेज तो है टेररिज्म, कि मैं कहीं भी टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ. दूसरा लेवरेज जो है वो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, कि मेरे लोगों की हालत इतनी बुरी है कि वर्ल्ड को कुछ करना ही पड़ेगा. देखिए, अभी अर्थक्वेक भी हुआ था अफगानिस्तान, ऐसे जोन में जहाँ अर्थक्वेक हो जाते हैं, तो वर्ल्ड को, और प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान इलॉजिकल ऑर्डर्स दे देता है, जैसे कि एनजीओज की जो विमेन है दे कैन नॉट वर्क, या उसको अभी रिमूव किया है मेडिकल वगैरह के लिए. तो सिचुएशन इज हाईली कॉम्प्लेक्स. right. The game has to still play out. And good thing is
Indians are also finding relevance. We'll talk Right. about it later. Yeah, we'll talk about it. So that's the next thing, Joe. If I summarize what you have said and make sense of strategic sense जो आपने बोला है, वो ये है कि Afghanistan remains as complicated as before, and it will remain as complicated hereafter also. This nebulous peace will continue, or lowered violence will continue, whichever way you look at it. The Chinese won't have a free run. They will always be under the threat of terrorism spreading through ETIM into Xinjiang, and that part getting destabilized, and the Chinese are worried about it. Pakistan will remain destabilized. So Pakistan and China, जिन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान में जो उनका खेल खेल के वो स्टेबिलिटी ले आएंगे और उनका इकोनॉमिक everything will go through economically, are at risk, and it will continue to be at risk. Next important point I think which you made, and I think there's a very 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 important point, is that China is a reticent power. ये बाहर नहीं आएगा, वो अपना जैसे अमेरिका जाके हर जगह अपना फौज को लगाता है, आउट ऑफ एरिया कॉन्टिजेंसीज में ज्यादा शामिल होते हैं, चाइना नहीं करेगा. China will only seek to trap people through debt or trade or finance. They will never put their. And there's a game on, if I may say, to somehow draw China out and make it commit its forces outside China, right? And then it will have to really shed blood to become a superpower. Because the normal saying strategically is, unless you shed blood, you don't become a superpower, and for which China is not prepared to do so. And that, in a larger sense, comes out in their reluctance to get involved in the Ukraine crisis, also beyond a point. Well, we'll leave the Ukraine crisis out at this point of time, and we'll stick to this. So you made and USA and the West is doing something like a drip feed into Afghanistan. वो छोटा छोटा उनको मदद कर रहे हैं ताकि अफगानिस्तान का चले, राइट. पर लगाम अभी तक मैक्सिमम अभी तक यूएसए और वेस्टर्न फोर्सेस इसके हाथ में ही है. ओके, इस हालात में, इस माहौल में आपने जैसे बताया, इंडिया को ये जो पीस प्रोसेस टिल द यूएस लेफ्ट अफगानिस्तान, इंडिया को बाहर रखा गया था कंप्लीटली पाकिस्तान के इंसिस्टेंस पे, और चाइना ने भी मदद किया कि आपका इंटरेस्ट नहीं है. और यही रशिया जो आप बोल रहे हो, उन दिनों में उन्होंने बोला कि भाई इंडिया को भी बाहर रखो. ये जो रशिया आज के दिन आपके चारों तरफ घूम रहा है कि मदद करो, ये करो, वो करो, उन्होंने आपको बाहर खड़ा कर दिया, राइट. और वो पाकिस्तान के साथ बात कर रहे थे, पाकिस्तान के साइड ले रहे थे और चाइना के साइड ले रहे थे. और वही पाकिस्तान ने उनके यूक्रेन को एमिनेशन भी दिया. आज वो ये खेल हो रहा है, ये राइट अगेंस्ट. ओके, इस हालात में, और इनफैक्ट इस हालात के बाद जैसे वक्त बढ़ता गया, तालिबान हैज रीच्ड आउट टू इंडिया. इट इज नॉट इंडिया हैज रीच्ड आउट टू तालिबान. द वे आई लुक एट इट, तालिबान हैज रीच्ड आउट टू इंडिया बिकॉज हमारे बेसिक पीपल टू पीपल कनेक्ट अच्छे हैं. हमने उनके लिए गेहूं भेजा है, उनके लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड ऑल दैट. सो वी हैव डीप इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, ये भी डाउट नहीं है हमें, राइट. तो इसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया का क्या रोल होगा आगे, और इंडिया का क्या डेंजर्स हैं और क्या फायदे हैं, आप जरा बताइए. देखिए, इंडिया जब अमेरिका ने एग्जिट किया तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि इंडिया ने कुछ ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट कर दिया था अफगानिस्तान. अशरफ गनी थे उनमें. इट हैड बैंक्ड ऑन अशरफ गनी एंड द पीस प्रोसेस. और इंडिया ने उनकी आर्म फोर्सेस को भी ट्रेन किया, जो कि कोलैप्स हो गई. और इंडिया ने बहुत सारी प्रोविंसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किए. एक्चुअली अफगानिस्तान के हर एक प्रोविंस में किए गए. एक ऐसा प्लान बना लिया ये, ताकि लोग ये ना बोले कि सिर्फ ताजिक इलाकों में किया है या उज़्बेक इलाकों में किया. तो इंडिया ने छोटे छोटे ही प्रोजेक्ट लेकिन किए, लेकिन सब प्रोविंसेस में किए. तो मैंने ये सवाल कई लोगों से पूछा भी है, बिकॉज यू डोंट हैव ऑल द आंसर्स. तो किसी ने मेरे को बोला कि, और मैं इस बात को मानता हूँ, ये करना भी चाहिए. अब इंडिया का ऐसा स्ट्रेचर आ गया है
कि किसी स्टेज पे आकर अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचते हैं तो आपको हमेशा रिटर्न का नहीं सोचना चाहिए। अगर आपकी, जैसे जनशंकर बता रहे थे कि आफ्टर ऑल, आप सबने सुना होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान जिसको बोलते थे, इंडिया के क्या रिलेशन थे। उसका सन वली खान भी इंडिया आता था, अफसेंडर खान भी आता था कांग्रेस के सेशन में पार्ट लेने। तो रिलेशनशिप हम बहुत डीप थे। और अगर आप देखो तो अफगानिस्तान में दो लैंग्वेजेस चलती हैं, पश्तू और डर्री। जो डर्री में ज़्यादा एंटरटेनमेंट का चलता है चैनल वगैरह, तो डर्री में सबसे पॉपुलर पर्सन है स्मृति ईरानी, और सबसे फेवरेट सीरियल है सास भी कभी बहू। अब बदली हो गया होगा, बट कहते हैं सारे टेररिस्ट ग्रुप उस टाइम पे उसी कोई को। अटैक नहीं करते थे, वो देखते थे सीरियल। तो इंडिया का सॉफ्ट पावर का रीच बहुत है अफगानिस्तान में। और इंडिया ने जरांज डेलाराम एक रेलवे लाइन बनाया है और जो रोड सर्व भी से बनाया है। कनेक्ट किया है, रोड भी किया है। इंडिया ने पावर ट्रांसमिशन का किया है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है। उनके, मैं खुद पढ़ाता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, अफगान स्टूडेंट्स से पढ़ रहे हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इंडिया में पढ़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। और इंडिया ने एक सलमा डैम बनाया जो कि अफगानिस्तान, जिससे पाकिस्तान बहुत नाराज था क्योंकि वो पानी फ्लो करके पाकिस्तान चला जाता था। तो इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग कैपेबिलिटीज एट ए लो कॉस्ट। देखिए, अमेरिका ने भी सो कॉल्ड बहुत पैसा लगाया, लेकिन कहाँ लगाया? अपने ही कॉन्ट्रैक्टर्स को पे किया। अभी कांग्रेस की रिपोर्ट आई, यूएस कांग्रेस की, ऐसे ऐसे प्लेन खरीदे जो कभी उड़ ही नहीं सकते इटली से। तो पैसे को बहा दिया, जाया कर दिया, वेस्ट कर दिया। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया की हर एक प्रोजेक्ट को इंडिया ने ट्राइबल एल्डर्स को हैंड ओवर किया है, बिकॉज हमारे पास एक एक्सपीरियंस है नॉर्थ ईस्ट का और कश्मीर का। और हमने कभी 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 75 साल का एक्सपीरियंस है हमारे पास। जो कि किसी कंट्री के पास नहीं है। और इसीलिए हम अकेला कंट्री ऐसे है, हम ऐसे, मैं अफगान लोग स्टूडेंट्स को बताता हूँ जिसने कभी हैवी वेपन्स यूज नहीं किए, टैंक नहीं यूज किया, गनशिप नहीं यूज किए। पाकिस्तानी तो आज भी करते हैं क्या? उनके ट्राइब्स के अगेंस्ट। तो हमने, जो मैं फ्यूचर देखता हूँ, अगर किसी तरीके से हम, प्रॉब्लम यह है कि हम तालिबान को बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, फेथ नहीं कर सकते। हमको करना पड़ेगा सोच समझ के। और चाहे कुछ भी हो, ताजिक और उज्बेक भी तो हमारे दोस्त हैं, हम बिल्कुल उनको छोड़ भी नहीं सकते। उन्होंने हमारा साथ दिया, अहमद शाह मसूद और इन सब लोगों ने। तो हम ये नहीं कह रहे हम गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन जो भी हम प्रोजेक्ट करेंगे वो हम ऐसा करेंगे कि जो उनको भी कवर करेगा, सारे ट्राइब्स को कवर करेगा। इंक्लूसिविटी थ्रू डेवलपमेंट is India's agenda. India would राइट। like to do that. And India would like to help Afghanistan. And India का जो कोर बिलीफ है, अफगानिस्तान फॉर अफगान्स बाई अफगान्स, राइट। कि आप अपना सॉल्यूशन ढूंढो, आप उसको बनाओ, आप उसको चलाओ। ये हमारा कोर फिलॉसफी। Right. Thanks a lot, sir. We've covered a lot of ground. I think you have made कि इंडिया का क्या रोल होगा, क्या इंटरेस्ट है, कैसे आगे पढ़ना है, आपने बहुत स्पष्ट कर दिया है। अब हम कुछ सवाल लेंगे और उसके बाद we will see the whole thing, right? The first thing is Abhishek says, what is the full form of CASA? Abhishek, I have given it in the last episode also. CASA is Current and Strategic Affairs. This is a think tank which we have of all senior officers. Mostly we are all of armed forces, and that's what you're saying. That's why you'll see on this channel the best of the retired armed forces officers coming, those who have contributed to this, not only to this nation but to the nation's strategic thinking, will come and express their thoughts, like General J Singh has done, and like all before have come and further.
Why I am saying this, आप इसीलिए मैं सबको I would request you to subscribe to this channel and come forward, because all of these people are going to get the best of their expertise and talk. There's a difference between when they talk to me and when they talk to an arm anchor, right? Like what he said, before coming to the show, they have to prepare and come, right? And they have to come with, the whole idea is we will take this dialogue, Casa dialogue, to a higher level where all of us See, understand. Abhishek Jan Shankar did a course with me. He's very fond of walking. So we used to always tell him, "You are doing walking the talk and you look like Shekhar Gupta. You ask questions like him." So he's that kind of an anchor. You are lucky you have subscribed to Casa. Tell your friends also, please. To come and subscribe, right? Okay. The next question by Maximilian. He says India is talking to Quetta Shura faction of Taliban, and we have some working arrangement with them. How do we tackle Haqqani faction who can create roadblocks for our interests? Yes, sir. Take it on. See, it is like this, Maximilian. Uh, Afghanistan has got various shuras. Quetta Shura, we have made some inroads. There is a person who did his training in Indian Military Academy. He is the Deputy Foreign Affairs Minister today, and he's called Steckenzai. So we have our reach through Steckenzai, through Hamid Karzai, who's from the Karzai tribe, and we also have Dr. Abdullah, who is Pashtun and Tajik mix. He's hybrid. So India is opening access. Actually, see, when this regime was successful in fighting a common enemy, which were Americans. But when you start ruling, the problems keep coming up, and then the fissures develop. Then the fault lines open up. So today, within this Taliban, fault lines are opening up. People are reaching out. And let me also share with you one something very interesting. See, we all think of Afghans only as people of very brave people, people who give their word, stand by with commitment. There is this recent Hindi film, Pathan, you know, all this. But allow me to educate or share one perspective with you. Pashtuns are known to sell out. Bakshish is a culture. Yeah, previously, when Taliban, when Russians got defeated, sorry, and Mujahideens won, lot of warlords were bought. They just gave away Kunduz and some other places. Even when Taliban 2.0 has won, it has won not by fighting alone. It has won by Buying people buying out. up warlords. Yeah. So there are various methods. India, but I must tell you, Maximilian, India will be better served by not indulging in This this. kind of joking. It is better to be upfront and to emerge as a widely accepted friend in uh, that society. Because as it is, we have Pakistan to always pull us down. So let us emerge as a reliable kind of partner with Afghan society. Yeah, the next question, sir, is will Chinese investment in Afghanistan be secure? Will it not be attacked by terrorists like in Pakistan? If not, should India also invest there to extract minerals or we should stay out? I think the second part of the question is more interesting, right? And we would like to You see, update Hardik, you. it is like this. Chinese assets in China-Pak economic corridor are being attacked. Dasu Dam people were attacked. So same attacks will come on uh, Chinese assets in Afghanistan. They cannot. The method is, see, when US was operating in Afghanistan, they used to buy protection. They used to pay warlords. They used to pay levy money. Every container that passed through Pakistan, some protection money or some money used to exchange hands. Then only that container used to go. So uh, assets can only be protected if warlords and others are bought and they come in support.
but you can't rule out a Fidayeen. A determined Fidayeen will get through. So it's a risky thing. India has interest. India was to invest in Haji Kat iron ore mine, and there was a plan to extend this railway line up to Haji Kat. It is to link up to Chabahar. So Iran is also partner in that, but it has not got progress. And for that, what is required is stability. You need stability. You need some kind of a lasting peace. These are early days. But whatever India has done should continue with the same method that last time also we took elders on board, tribal elders. So that's why even after Americans exited, Indian assets which were created for like Salma Dam, transmission lines, like the Parliament building, have not been attacked. Yeah. Gurdwara is a different issue, but they have not been attacked. Right. I just want to tell all our viewers that Zaranj Dalaram Road was built by someone who did higher command with us, and in fact, he is Major General NRK Babu, who's General KJ Singh's yar from NDA days. Yeah, right. So I just thought we will tell you, we all of us did the 1 year course in Mao at that point of time. So Maurya Empire, Bihar, right? Hey, he says he's raised the point. Pakistan is now the strategic depth for Taliban. It's the roles have reversed. Your comment, sir. A short I, comment, if you. I would feel, let's be little kind to Pakistan. Let's not take full Pakistan as strategic depth, but definitely Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan are under question. Afghanistan, you can't rule out a situation where Afghanistan thing uses this area for various nefarious purposes. Yeah, And they there's have a lot of already. drug trafficking going on there. Any case, Yes. yeah, And also, right. I would like to flag to your readers, we have a de jure boundary with Afghanistan. There is a narrow stretch which is called Wakhan Corridor. Corridor. So today, when CPAC is being developed, there was some talk that why not make a road through Wakhan Corridor. Currently, it has not been taken up, but don't rule out a possibility in future. So these are issues which India has to remain very alive. Right. Okay. What are the challenges of India in Afghanistan as China is making moves in Afghanistan? What moves India should follow in Afghanistan? See, China is big. China has surplus fiscal power, muscle. China has surplus infrastructure building capabilities. So we cannot compete with China. We need not compete with China. We cannot say that for every project which China takes up, we'll also take up one. No, we should we should follow the Indian model, which I feel is a model which is derived with a win-win format. What is win-win? We always say that let the local tribals decide what they want and how they want. Involve them from the beginning and factor them into your process. Let them take the ownership of those projects. And we have limited finances. We should spend it wisely. We don't have to compete with China. See, after all, China has made a mess of its fiscal investments. You see Hamban Tota, you see Matala Airport, you see CPEC. So there is no need to ape it. We need to do things. And see, China is very exploitive. China gives a loan at 5%, 6%. It's a short-term loan. It puts you into debt. We should certainly not try all these kinds. We should do hand-holding, capability building, partnership, something which leaves a sweet aftertaste after we have exited. We have to, in my perception, and if we do it well, but only thing we have to learn from China is China delivers. If China says do this project, China makes it fast, time bound. So India should also put its best foot forward, so that every commitment we take
previous experience is not too happy. Our projects in Nepal, in Myanmar, even in Bangladesh have languished, have not met time deadlines. We need to upscale our capabilities. We need to deliver. We have to be a reliable infrastructure building partner. But I'd like to just put across, sir, as far as Afghanistan is concerned, we have delivered more than what we have promised. आपने जैसे बोला सलमा डैम हुआ, Yeah, that is जरंग right. दिलाराम रोड हुआ है, उनका पार्लियामेंट हुआ है, अभी हम उनको गेहूं भी भेज रहे हैं, राइट? एंड दे वांट और दिस थिंग, वी हैव बीन मोर देन दिस थिंग एक्चुअली। अगर आप देखोगे तो जितने हमने प्रोजेक्ट्स चलाया है इन अफगानिस्तान, उसके ऊपर किसी ने अटैक नहीं किया आज तक, नहीं, राइट? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक चीज और मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। जब पाकिस्तान ने रोड़ा लगा दिया और लैंड कॉरिडोर बंद कर दिया, पिछली बार की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, तो इंडिया ने क्या किया, जब कि अशरफ गनी प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, इंडिया ने बिस्किट्स बनाए और बिस्किट बना के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू भेजे, भेज दिया। व्हीट बिस्किट बना के। और वो बिस्किट अफगानिस्तान में मशहूर है, फेवरेट। the students who come, they tell me कि the snack which they love the most is Indian biscuits. So India has capabilities. We will IT, English, so many things we can do with. Right. All right, sir. I think we have traversed a lot in this past 1 hour. We have आपने पहले ओवरव्यू दिया है, उसके बाद आपने पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का क्या हालत है और क्या रिश्ते हैं और किस तरीके से ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है वो भी आपने स्पष्ट किया है। फिर चाइना के इंटरेस्ट में के बारे में हमने बात किया है और इंडियन इंटरेस्ट एंड ओवरऑल इंटरेस्ट। एक चीज जो, इफ आई कैन सम अप व्हाट यू हैव सेड, इज दिस: अफगानिस्तान विल रिमेन अनस्टेबल, इट विल नॉट, इट विल कीप ट्रबलिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान को तंग करता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान का जो मेन प्रॉब्लम है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, तो काफी बड़ा थ्रेट उनका वेस्टर्न बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर नहीं है हमारे साथ। और पाकिस्तान का जो attention will be more fixated on the western border for a long time to come, which gives us breathing space, right? Right. The next thing is, अगर हम सोचते हैं कि चाइना आके कल के दिन अफगानिस्तान में मिनरल्स एक्सप्लॉइट करेगा और वहां से पैसा बनाएगा और वहां बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक्सटेंड करेगा, सीपेक का तीसरा हिस्सा बन जाएगा, ये होने वाला नहीं है, आसानी से होने वाला नहीं है, राइट? और मैं वहां तक हमें it's a thing which we are reassured that things will be going well. A major thing which you have said is India is gaining a better foothold with Taliban and Afghanistan and with the people. We remain popular. लोगों के बीच में इंडिया का बोलबाला और पॉपुलैरिटी अभी भी अच्छा है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, ये सब जो हम कर रहे हैं, वी आर ensuring we are reaching out to the people of Afghanistan with our huge soft power and not making the mistake of going there with hard power or doing anything which upsets the local ethos. And one important thing जो आपने बताया वो ये है कि you cannot trust the Taliban. We should deal with them but be careful of the consequences, right? I think you have made a very interesting evening for us today, and you put all this in focus क्योंकि Pakistan is going down the chute, and जो भी पाकिस्तान में होगा वो अफगानिस्तान के ऊपर रिपरकशन होगा और अफगानिस्तान में जो होगा पाकिस्तान के ऊपर होगा। अगर इन दोनों देशों में कुछ भी हो जाएगा वो इंडिया के ऊपर होगा। इंडिया के क्या ऊपर क्या होगा वो हम एक और दिन बात करेंगे। But I'd like to thank you, and before we finish off, I'd like you to give your closing remarks, and then we can say Jai Hind. Thank you, J Shankar. मेरे को आपने ये प्लेटफॉर्म दिया. I could address your audience and reach out to them. My parting advice will be that the desire to see Pakistan collapse may be a bit premature, क्योंकि पाकिस्तान में भी रेजिलियंस है और हम सोशल मीडिया पे कई बार अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं
कि कल क्यों नहीं अटैक करते पीओके पे। अगर पीओके के ऊपर अटैक करना है तो वो ट्विटर पे थोड़ी पूछ के करेंगे या यूट्यूब पे थोड़ी पूछेंगे, वो तो वो सरप्राइज अपने आप कर अटैक, देंगे। हमें तो पता ही नहीं लगेगा और उनको अपनी कैपेबिलिटी मालूम है। और जहाँ तक तालिबान का सवाल है, वेस्टर्न पार्ट्स को ये समझना पड़ेगा कि ये सोसाइटीज कुछ अलग है। इन यहाँ पर कन्वेंशनल पैरामीटर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनकी डेमोक्रेसी एक अलग तरह की डेमोक्रेसी है, उनकी सोसाइटी एक अलग तरह की सोसाइटी है। आइडियल ये है नहीं, जल्दी में होगी भी नहीं। अगर आपने अफगानिस्तान को वैसा बनाना था जैसा आप अमेरिका का टेक्सास है, तो फिर आपको 20 साल में नहीं जाना था, आपको यहाँ 70 80 90 साल रहना था और सारे सिस्टम को ही बदल देना था। वो तो हो नहीं सका, तो इतना कमिटमेंट तो कोई कर ही नहीं सकता। तो लेट दिस सोसाइटी इवॉल्व, रिमेन एंगेज्ड, जो आप कर सकते हैं। बी केयरफुल, don't trust them without verification, and uh, we wish Afghans, frankly, I wish, I have a lot of interest, I've studied them quite a lot, that they must decide their future, they must decide their destiny. अपना फ्यूचर आप बनाएं, कोशिश करें अपनी विमेन को भी शामिल करो, बच्चों पे भी अच्छा करो, एजुकेशन के थ्रू आगे बढ़ो। सो दैट्स ऑल आई, एंड यू सी पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक स्टेट, only first theocratic state of the world, has failed or is failing. Bangladesh got separated, now it's in a fiscal emergency. So religion alone is not enough to run countries. Run them on economic development. That is a little kind of parting advice I'd like to give. Thank you, Jan Shankar, again. It's been Thanks a wonderful. lot, sir. Thanks a Thank you. lot, sir. It was a And great I've been evening. nervous also today, facing Ah, you. come Now on. I can do it. Thank you. Oh, nice. Thank Hardly. We've been, through this thing. He keeps pulling my leg, and we have you, a thank you, sir. nice banter. Thank you. But sir, it's been great. All your knowledge about Afghanistan was very evident. You came across very clearly. Thanks a lot. I'm sure anyone who watches this video will go away after watching this video more educated than when he started it. With this, sir, thanks a lot for all the viewers who joined us. Thank you, sir, and Jai Hind, and good evening to you, and have a great And evening. viewers, please like and subscribe. Yes, Thank you, sir. thank you, sir. Thank you.